नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल के केंद्रीय बजट के माध्यम से देश के शिक्षा क्षेत्र में पड़े सकारात्मक प्रभाव से आए बदलावों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है और भविष्य के राष्ट्र निर्माता भी हैं। आज की युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़े कई सुधार किए हैं और इसी के तहत 2022 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में 5 बातों पर जोर दिया गया है, जिनमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन और डिजाइन, अंतरराष्ट्रीयकरण और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को शिक्षा से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के अपार अवसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी तरह का अनोखा और अभूतपूर्व कदम है। उन्होंने कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी में देश में सीटों की समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार में कहा कि बजट 2022 में किए गए प्रावधानों के माध्यम से देश में शिक्षा क्षेत्र को इस तरह तैयार कर किया जाएगा ताकि छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा के लिए विदेश न जाना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी देश में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से वैश्विक महामारी के दौरान देश की शिक्षा व्यवस्था बची रही। उन्होंने कहा कि नवाचार हमारे यहाँ हर वर्ग का इंक्लूजन सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर देश के शिक्षाविदों को बधाई दी और कहा कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ा है। देश के अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ई विद्या, 1 क्लास 1 चैनल, डिजिटल लैब्स और डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे देश के आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेगा और समाज के सभी वर्ग को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में चतुर्थ चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान 23 फरवरी को होगा। चौथे चरण में रुहेलखंड की 4, बुंदेलखंड की 4 और अवध इलाके में कुल 51 सीटें हैं। सोमवार को इस चरण का प्रचार समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस पर जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज जनता ने कांग्रेस को एकदम नकार दिया है। इसके बाद भी कांग्रेस है कि जनता के सामने झूठे वादे कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी को 100 सीटें भी नहीं मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग समाजवादी पार्टी को कभी नहीं अपनाएंगे। बांदा में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार की लहर बताती है कि बुंदेलखंड में कमल ही खिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा की। उन्होंने कहा कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान में लगातार जनता समर्थन दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता से अपील करता हूं कि कभी भी बसपा पर विश्वास न करें। मायावती जी सत्ता के लिए किसी भी पार्टी के साथ जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा की। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मैं और राज्य की जनता ये सवाल पूछना चाहती है कि जब आपकी सरकार थी तो राज्य में आतंकवाद को बढ़ावा क्यों मिला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है तब से अपराध पर लगाम लग गई है। कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ के चिन्हट बाजार में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने लखनऊ के बख्शी का तालाब विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललन कुमार के पक्ष में प्रचार किया। प्रियंका गांधी लखनऊ के सभी 9 विधानसभा क्षेत्र के कवर करने के प्रयास में वो 171 किलोमीटर रोड शो कर रही हैं। इसके पहले चरण में कांग्रेस महासचिव आज वो करीब 10 किलोमीटर का रोड शो कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी बाराबंकी में थे और उन्होंने भी पार्टी के लिए वोट मांगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इम्फाल में आज एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है।
भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के विकास को कभी प्राथमिकता नहीं दी। मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा ने इस क्षेत्र का विकास करना शुरू किया है। विशाखापत्तनम में आज 12वें प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना बेड़े की समीक्षा की, जिसमें 60 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां और 55 विमान शामिल हुए। 12वें प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। स्वदेश निर्मित समुद्री अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा ने राष्ट्रपति के बेड़े का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति का जहाज आईएनएस सुमित्रा विशाखापत्तनम के पास लंगर में खड़े 44 जहाजों के सामने से गुजरा। समीक्षा में भारतीय नौसेना के साथ साथ तटरक्षक बल, एससीआई और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाजों ने भी भाग लिया। राजसी सजावट के साथ तैयार प्रत्येक जहाज ने वहां से गुजरने पर राष्ट्रपति को सलामी दी। इस मौके पर आपको बता दें कि समुद्र में परेड, खोज और बचाव प्रदर्शन, एयरक्राफ्ट द्वारा एरोबिटिक्स और एलीट मरीन कमांडो द्वारा वाटर पैरा जंप सहित कई मनोरंजक वाटर फ्रंट गतिविधियां भी आयोजित की गई। राष्ट्रपति ने कई हेलीकॉप्टरों और फिक्स्ड विंग विमानों द्वारा शानदार फ्लाई पास्ट का भी अवलोकन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना बेड़े की समीक्षा करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि 1971 में हुए युद्ध में नौसेना ने अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बनती जा रही है। नौसेना के वायुयान भी स्वदेश में बनने लगे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आईएनएस विक्रांत नौसेना के बेड़े में जल्द शामिल होगा। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड काल में नौसेना ने सराहनीय काम किया। समीक्षा परेड के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संचार राज्य मंत्री देवुसिंह जे चौहान की उपस्थिति में राष्ट्रपति ने एक विशेष प्रथम दिवस कवर और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। रांची के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के 5वें मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पिछले हफ्ते मंगलवार को दोषी करार दिए गए थे। सोमवार को लालू की सजा पर सुनवाई हुई और सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने लालू को 5 साल की सजा सुनाई, साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें कम से कम सजा दी जाए। दूसरी ओर सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि समाज देखना चाहता है कि ऐसे घोटाले करने वालों को क्या सजा होती है। ऐसे में अधिक से अधिक सजा होनी चाहिए। डोरंडा कोषागार से तकरीबन 140 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में कुल 170 आरोपी थे। सुनवाई के दौरान 55 की मौत हो गई, जबकि 7 आरोपी सीबीआई के गवाह बन गए। 2 आरोपियों ने निर्णय के पूर्व ही दोष स्वीकार कर लिया। 26 साल तक चले इस मामले में 575 लोगों की गवाही हुई। लालू प्रसाद को इससे पहले घोटाले से जुड़े 4 मामलों में सजा हो चुकी है। इनमें चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी, जिसमें 5 साल की सजा, देवघर कोषागार से 84.5 लाख की अवैध निकासी, जिसमें 3.5 साल की सजा, चाईबासा कोषागार से 30 करोड़ की अवैध निकासी, जिसमें 5 साल की सजा, और दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की निकासी का मामला, जिसमें 2 अलग अलग धाराओं 7-7 साल की सजा हो चुकी है। अब 5वें डोरांडा कोषागार मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई है। पिछले साल ही करीब 3 साल जेल में बिताने के बाद फिलहाल लालू प्रसाद यादव जमानत पर बाहर आ गए थे। वहीं सीबीआई अदालत के इस फैसले के खिलाफ उनके पास उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को लेकर कर्नाटक के शिवमोगा में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। वहीं बीती रात शहर के सीगेहट्टी इलाके में कुछ लोगों ने पथराव की घटना को अंजाम दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि शिवमोगा में रविवार देर रात 26 वर्षीय हर्ष की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। एहतियात के तौर पर शहर की सीमा में स्कूल और कॉलेज 2 दिनों तक बंद रहेंगे। शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि घटना की जांच जारी है और कुछ सुराग मिले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसदीय शिष्टमंडल संयुक्त अरब अमीरात के 5 दिन के दौरे पर अबुधाबी पहुंच गया है। दोनों देशों के संसदीय शिष्टमंडलों के द्विपक्षीय आदान प्रदान के अंतर्गत ये किसी भी पक्ष की ओर से पहली यात्रा है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की पहचान करने के उद्देश्य से एक देशव्यापी कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते को गौरवशाली सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। ये पहल देश की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करने का प्रयास है, जिससे रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलेगी। और ऐसे में 22 फरवरी से शुरू होकर इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 28 फरवरी को होगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शिल्पकला मेले का आयोजन करेगा। परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने बताया है कि 3 दिवसीय मेला बुधवार से शुरू होगा। मेले में कुल 11 राज्यों के 22 शिल्पकर्मी हिस्सा लेंगे, जिसमें भारतीय परंपरा कला के 5 विधाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय और यूनेस्को के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर रमेश सी गौर, डीन IGNCA द्वारा लिखित पुस्तक ट्राइबल एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत सरकार मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 16,051 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 37,901 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना से उपचार करवाकर स्वस्थ होने की दर 98.33% हुई। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.12% दर्ज की गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.93% हुआ। कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं देश में अब तक 175.73 करोड़ लोगों को टीके की डोज दी जा चुकी है। वहीं 77.48 करोड़ लोगों को पूर्ण रूप से टीकाकृत किया जा चुका है। केरल में कोरोना मामलों की लगातार कमी को देखते हुए आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। राज्य में 2 साल के बाद स्कूल पूरी तरह से खुले हैं। स्कूलों में छात्र कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए दिखाई दिए। स्कूलों में यूनिफॉर्म और उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी एक बार फिर से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। इससे पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को 14 फरवरी से खोला गया था। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को सुरक्षा को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य किया गया है। गोवा में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी को देखते हुए आज से 1ली से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुल गए हैं। वहीं स्कूल पहुंचने पर सभी छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आए। फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मुंबई में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत के साथ बजट के बाद बातचीत की। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम निरंतर सुधार चाहते हैं और हालिया बजट देश के विकास को पुनर्जीवित करने की प्राथमिकता उसे देता है। सीतारमण ने कहा कि उन्होंने कहा कि बजट का लक्ष्य अगले 25 वर्षों के लिए भारत को 100 की ओर ले जाना है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत कोविड की स्थिति का प्रबंधन कर सकता है, क्योंकि हमने डिजिटल भुगतान सहित प्रौद्योगिकी को अपनाया है। एबीजी शिपयार्ड मामले में पूर्व चेयरमैन और एमडी ऋषि अग्रवाल जांच के लिए सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। गौरतलब है कि ऋषि पर 22,000 करोड़ के बैंकिंग फ्रॉड का आरोप है और वो जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले भी ऋषि अग्रवाल से सीबीआई ने घंटों तक पूछताछ की। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगले 2 माह में घरेलू उड़ानों के हवाई यात्रियों की संख्या कोविड पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएगी। उन्होंने राज्यों से जेट ईंधन पर कर कम करने का भी आग्रह किया है, ताकि देश के विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा सके। शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 149.38 अंक यानी 0.26% की गिरावट के साथ 57,683.59 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 69.65 अंक यानी 0.40% के घाटे के साथ 17,206.65 अंक पर बंद हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए।
खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। टूटेगी तो नायो। जो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉलर में कमजोरी तथा कच्चे तेल के दाम नीचे आने के बीच सोमवार को रुपए में लगातार 5वें कारोबारी सत्र में लाभ रहा और ये 11 पैसे की बढ़त के साथ 74.55 अस्थायी प्रति डॉलर पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में बिकवाली तथा रुपए में सुधार के बीच सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 212 रुपए टूटकर 49,827 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,039 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 480 रुपए के नुकसान के साथ 63,329 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई और पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 63,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। कमजोर मांग के कारण सोमवार को कच्चे तेल की कीमत 0.39% की गिरावट के साथ 6,704 रुपए प्रति बैरल हो गई। टाटा पावर ने भारत में अपतटीय पवन परियोजनाओं के संयुक्त विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए जर्मनी की RWE रिन्यूएबल GmbH से करार किया और इस बारे में टाटा पावर की 100% अनुषंगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने RWE रिन्यूएबल GmbH से सहमति ज्ञापन MOU साइन किया। देश की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो इन्फोकॉम की अगली पीढ़ी की मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस समुद्र के अंदर की केबल प्रणाली मालदीव के हुल हुमाले को जोड़ेगी। अपनी उच्च गति की वैश्विक नेटवर्क क्षमता के लिए विस्तार के लिए भारतीय एयरटेल SEAMEWE6 समुद्री के अंदर आपको बता दें कि केबल लगाने के गठजोड़ में शामिल हो गई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक संजीव मेहता ने कहा है कि सरकार द्वारा भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल एक स्वागत योग्य कदम है। ऑनलाइन ट्रैवल कारोबार मंच वेगो ने सोमवार को कहा है कि उसने क्लियर ट्रिप के पश्चिम एशिया कारोबार के अधिग्रहण के लिए घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ पक्का करार कर लिया है। श्रीलंका सरकार ने सोमवार को स्वीकार किया है कि उसके पास ईंधन खरीदने के लिए नकदी खत्म हो गई है और देश के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर ईंधन समाप्त हो गया है। विदेशी मुद्रा संकट की वजह से इस द्वीपीय देश की अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। इसके बाद मैक्रो के दफ्तर ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच यूक्रेन संकट को लेकर शिखर बैठक आयोजित करने पर सशस्त्र आपको बता दें कि सैद्धांतिक सहमति बन गई है। हालांकि शिखर बैठक तभी होगी जब रूस पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि बेलारूस में जारी रूसी सैन्य अभ्यास के विस्तार और वहां तैनात 30,000 रूसी सैनिकों की मौजूदगी ने उन्हें और चिंतित कर दिया है। ब्लिंकन की चेतावनी अमेरिकी खुफिया सूत्रों के उस जानकारी के बाद आई है। इस बीच यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि अभी किसी भी हमले की संभावना नहीं है क्योंकि उनकी सीमा के नजदीक रूस की तरफ से अभी तक कोई भी हमलावर दस्ता नहीं बना है।
बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने कहा है कि रविवार को समाप्त होने वाले रूस और बेलारूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास का वे विस्तार करेंगे। इस बयान के बाद पश्चिमी देशों की वो उम्मीदें धराशायी हो गई हैं जिसमें माना जा रहा था कि यूक्रेन पर संभावित आक्रमण में उपयोग सेना को रूस जल्द वापस बुला लेगा। अमेरिकी कंपनी मैक्सार से रविवार को उपलब्ध हुई सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार यूक्रेन के साथ सीमा के पास रूस में बख्तरबंद उपकरणों और सैनिकों की कई नई फील्ड तैनाती की गई है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में यूक्रेन के साथ सीमा से 15 किलोमीटर दूर जंगलों, खेतों और औद्योगिक क्षेत्रों में रूसी सैन्य इकाइयों की नई तैनाती दिखाती है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के एक वीडियो में एक यूक्रेनी सैनिक को एक वाहन में घायल हाथ के साथ इलाज करते हुए दिखाया गया है। शनिवार को यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के पर्यवेक्षकों ने पूर्वी यूक्रेन में लगभग 2000 संघर्ष विराम उल्लंघन दर्ज किए। पूर्वी यूक्रेन में साल 2014 से सरकारी बल और अलगाववादी ताकतें लड़ रही है। यूक्रेन के इस क्षेत्र में गोलाबारी में वृद्धि ने मॉस्को और पश्चिम के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पूर्वी यूक्रेन के शहर डोनेट्स्क में से नागरिकों का पलायन लगातार जारी है। सैकड़ों नागरिकों ने दक्षिणी रूस की ओर से पलायन किया है और ये स्थिति रूसी समर्थित अलगाववादी नेताओं के एक आदेश के बाद पैदा हुई है जिनमें उन्होंने महिलाओं और बच्चों को दक्षिणी रूस जाने को कहा था। लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों में यूक्रेनी सरकार बलों और रूसी समर्थित अलगाववादियों को विभाजित करने वाली रेखा के पार गोलीबारी की घटनाएं पिछले सप्ताह तेजी से बढ़ी हैं। लुहांस्क क्षेत्र के नोवो लुहांस्क के गांव में तैनात यूक्रेनी सैनिकों ने कहा है कि हमलों के बावजूद उनका मनोबल मजबूत था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं और उनमें सर्दी जुकाम जैसे हल्के लक्षण हैं। बकिंगम पैलेस ने एक बयान जारी कर कहा कि महारानी एलिजाबेथ का इलाज जारी है। बांग्लादेश में कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने 22 फरवरी से सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। कल से स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। प्राथमिक कक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। अर्जेंटीना के कोरिएंटेस प्रांत में लगी आग 60 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। आग की चपेट में आने से खेत खलिहान जल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को अपनी सीमा को फिर से खोलने के बाद लगभग 2 वर्षों में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत किया जो 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बंद कर दिया गया था। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा इस सप्ताह G7 देशों की एक ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लेंगे और वार्ता का उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को कम करने के उपाय करने पर होगा। कोरोना वायरस से मानवता की जंग जारी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ाई में अब तक 42 करोड़ 50 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 35 करोड़ 8 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं जबकि 59 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक 8 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आए हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,59,000 से अधिक हो गई है। भारत के आर प्रज्ञानानंदा ने एयर थिंग्स मास्टर के 8वें राउंड में विश्व चैंपियन कार्लसन को हरा दिया। सबसे कम उम्र के आपको बता दें कि युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा एयर थिंग्स मास्टर्स लीग में 12वें स्थान पर हैं। इस टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन के बाद कार्लसन 5वें स्थान पर बने हुए हैं। भारत ने वेस्टइंडीज को 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में 17 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया T20 रैंकिंग में भी पहले स्थान पर पहुंच गई है। T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 184 रन बनाए। भारत द्वारा दिए गए 185 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 167 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली। स्पेन के खिलाफ 26 फरवरी से शुरू होने वाले FIH महिला हॉकी प्रो लीग के लिए हॉकी इंडिया ने 22 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया है। भारतीय हॉकी टीम की अगुवाई गोलकीपर सविता करेंगी। वहीं दीप ग्रेस एक्का को उपकप्तान बनाया गया है। भारत ने सुमित कुंडू ने 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की।
मौजूदा नेशनल चैंपियन सुमित कुंडू ने अपना दूसरा सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हुए 75 किलोग्राम की शुरुआती दौर के मैच में रूसी प्रतिद्वंदी को 5-0 से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीड्स यूनाइटेड को 4-2 से हरा दिया। न्यूजीलैंड की डिफेंडर मिकाइला मूर ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शी बिलीव्स कप के एक मैच में मूर ने अमेरिका के खिलाफ 3 आत्मघाती गोल किए। बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने के पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए लीग में काफी नीचे चल रही टीम ग्रेदर फर्द को 4-1 से मात दी। वोल्वरहैम्पटन वांडरर्स ने यूरोपियन फुटबॉल के अगले सीजन में जगह बनाने की उम्मीद को बरकरार रखा है। प्रीमियर लीग के मैच में वोल्व्स ने लेस्टर सिटी को 2-1 से मात दी। कैमरून नॉरी ने अमेरिका के रेली ओपेल्का को मात देकर फ्लोरिडा में अपने करियर का तीसरा एटीपी खिताब जीता। नॉरी ने यह मैच 7-6 से अपने नाम किया। गोल्फर हाना ग्रीन ने इतिहास रच दिया है। वे मिक्स्ड जेंडर प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। आशुतोष गौरीकर प्रोडक्शन की फिल्म तुलसीदास जूनियर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 4 मार्च को रिलीज होगी। लोकप्रिय टीवी अभिनेता शहीर शेख 24 फरवरी को रिलीज होने वाली आगामी लघु फिल्म यात्री कृपया ध्यान दें में श्वेता बसु प्रसाद के साथ नजर आएंगे। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित भक्षक ने पिछले हफ्ते लखनऊ में अपनी शूटिंग पूरी कर ली है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में भूमि पेडनेकर है। प्रसिद्ध तमिल फिल्म गीतकार और कवि ललिता नंद का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 47 वर्ष के थे। फेमस संगीत निर्देशकों में से एक इलैया राजा ने अपने लोकप्रिय एल्बम हाउ टू नेम इट के सीक्वल की घोषणा की है। लोकप्रिय गायक अरिजीत सिंह की बहन अमृता सिंह ने हाल ही में जारी युवा नाटक #होमकमिंग में एक गाना गाया है। सामंथा रूथ प्रभु की आगामी पौराणिक कथाओं पर आधारित प्रेम गाथा का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। अभिनेता अनिल कपूर, हर्षवर्धन कपूर, फातिमा सना शेख और सतीश कौशिक नेटफ्लिक्स पर आने वाली रिवेंज थ्रिलर थार में अभिनय करते हुए नजर आएंगे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।